नमस्कार दोस्तों, आज के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे कुछ अदर कैमरा सेटिंग्स। अभी तक हमने एक्सपोजर ट्रायंगल यानी अपर्चर, शटर और आईएसओ के बारे में जाना। उसके बाद में हमने वाइट बैलेंस के बारे में जाना। बट अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट कैमरा सेटिंग्स हैं जिसके बारे में अगर आप जान लेते हैं तो फिर कैमरे पे आपका कंट्रोल और पकड़ काफ़ी बेहतर होगी। तो इस मॉड्यूल में हम जानेंगे ब्रैकेटिंग के बारे में, मीटरिंग के बारे में, फोकसिंग के बारे में, इमेज क्वालिटी के बारे में और शूटिंग मोड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम अदर कैमरा सेटिंग्स के बारे में कुछ बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं फोकसिंग के बारे में। फोकसिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सिंपली ये जान सकते हैं कि जब हम कैमरे को एक कमांड देते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस करे, तो उसी हिसाब से, उसी कमांड के हिसाब से कैमरे के लेंस के एलिमेंट्स आगे पीछे हिलते हैं एंड उस तरह से इमेज की प्रोजेक्शन वो करते हैं कि सेंसर पे एकदम शार्प इमेज प्रोजेक्ट हो सके। जैसा कि हम इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं कि लाइट लेंस में घुस रही है और हमारे फोकस कमांड के हिसाब से लेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं ताकि एक शार्प इमेज सेंसर पे बन सके। इसी को फोकसिंग कहते हैं। फोकसिंग ब्रॉडली दो टाइप की होती है, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस मतलब कि लेंस की रिंग को हम खुद मूव करते हैं और फोकस सेट करते हैं, और ऑटो फोकस मतलब यही काम कैमरा खुद इलेक्ट्रॉनिकली करता है। ऑटो फोकस लेंसेज और कैमरा दोनों के अंदर एज अ फंक्शन आता है। स्पेशली आजकल कुछ ऐसे लेंसेज आते हैं जिसके अंदर ऑटो फोकस से मैनुअल फोकस स्विच करने का ऑप्शन रहता है, और उसी तरह से कैमरास के अंदर ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में शिफ्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो अब हम बात करते हैं फोकसिंग मोड्स के बारे में। फोकसिंग मोड्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, ऑटो फोकस कंटिन्यूस सर्वो, ऑटो फोकस सिंगल सर्वो। ऑटो फोकस सिंगल सर्वो मतलब ये है कि इस वाले केस में जब हम हमारे क्लिक बटन को प्रेस करके रखते हैं तो कैमरा अपना फोकस एक्वायर कर लेता है, और वो फोकस अब वापस से नया फोकस अगर हमें करना हो तो वो जब तक नहीं होगा जब तक कि हम इस कैमरा के बटन को छोड़ेंगे नहीं और वापस से एक बार प्रेस करके वापस से नया फोकस एक्वायर नहीं करेंगे। जबकि ऑटो फोकस कंटिन्यूस सर्वो में एक बार जब हम कैमरे के बटन को हाफ वे प्रेस करके रखते हैं फोकसिंग के लिए, तो उसके बाद में वो कैमरा अपने आप फोकस चेंज कर सकता है एज़ पर द मूविंग सब्जेक्ट्स। तो स्पेशली जब मूविंग सब्जेक्ट्स को हम शूट कर रहे हो तो ऑटो फोकस कंटिन्यूस सर्वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। जैसे कि सामने कुछ चीज़ें हिल रही हों, स्पोर्ट्स वाला सीन हो या वाइल्ड लाइफ वाला सीन हो जिसमें चीज़ें हिल रही हों, तो अगर हम लोग हाफ वे प्रेस करके रखेंगे तो कैमरा अपने आप नए नए फोकस एक्वायर करता रहता है जो भी चीज़ हिल रही है उसके हिसाब से। अब इसमें सेकेंड चीज़ जो जानने की है वो है ऑटो फोकस एरिया मोड्स। ऑटो फोकस एरिया मोड्स तकरीबन 4 या 5 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस एरिया मोड, जिसके अंदर एक सिंगल पॉइंट होता है जिसको हम हमारे कैमरे के डायल से या जॉयस्टिक से हिला सकते हैं और जहाँ पे फोकस करना चाहें वहाँ फोकस कर सकते हैं। डायनेमिक ऑटो फोकस एरिया मोड मतलब ये है कि कैमरे के अंदर प्रेजेंट जितने भी फोकस पॉइंट्स हैं उनको आप सेलेक्टिवली एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कैमरे में 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं, तो ज़्यादातर कैमरों में ऑप्शन रहेगा कि आप 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स के साथ काम कर सकते हैं या 21 ऑटो फोकस पॉइंट्स के साथ काम कर सकते हैं या पूरे 51 को एंगेज कर सकते हैं। किसी किसी कैमरे में 100 से ऊपर भी ऑटो फोकस पॉइंट हो सकता है। तो डायनेमिक ऑटो फोकस एरिया मोड इन सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकता है। तीसरा मोड है 3D ट्रैकिंग ऑटो फोकस एरिया मोड। इसके अंदर हम लोग कैमरे की इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। एक बार जब हमने फोकस कर लिया उसके बाद कैमरा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस करके ट्रैक करता रहेगा, चाहे वो आगे मूव करे चाहे पीछे, लेफ़्ट या राइट। फ्रेम में वो कहीं भी जाता है तो कैमरा अपने आप 3D टैग करके उस सब्जेक्ट को फोकस करता है। ये एकदम 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, मगर अब जब हम किसी एक सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम 3D ट्रैकिंग मोड पर शिफ्ट करें ताकि कैमरा लगातार उसको ट्रैक कर सके। उसके बाद आता है ग्रुप ऑटो फोकस एरिया मोड। ग्रुप ऑटो फोकस एरिया मोड में जनरली कैमरा कुछ मल्टीपल पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है और उसमें जो सबसे नज़दीक का सब्जेक्ट होता है उसको फोकस कर लेता है। ज़्यादातर कैमरा में 4 या 5 पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं और जो भी चीज़ सबसे पास में चल रही है हमारे फ्रेम के, जो कैमरे के सबसे पास में, उसको फोकस करती है। ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, मगर किसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और हम लोगों को ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि कौन सा सब्जेक्ट आगे होना चाहिए कौन सा पीछे होना चाहिए, मे बी उस ग्रुप पे पूरा फोकस रखना है, तो ये ग्रुप मोड काम आ सकता है। इसके बाद आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड के अंदर कैमरा खुद डिसाइड करता है कि कब उसको सिंगल पॉइंट, कब डायनेमिक, कब 3D ट्रैक या कब ग्रुप मोड के अंदर शिफ्ट होते जाना है। तो इसमें पूरा डिसीजन कैमरे के पास होता है कि किस जगह कब फोकस होगा।
तो ये ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर कैमरा पूरा डिसीजन लेता है, मगर कुछ सिचुएशन में ये अच्छा काम करता है जहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और हमारे लिए फोकस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फोकसिंग मोड्स और उनके एरिया मोड्स को जानने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर करना ज़रूरी है, वो है AE/AF लॉक, ऑटो एक्सपोजर ऑटो फोकस लॉक। ये बटन ज़्यादातर कैमरा में, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका फ़ायदा ये है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ फ्रेम करना चाह रहे हैं मगर उसके अंदर हम फोकस ऐसी चीज़ पे चाहते हैं जो हमारे जो फोकसिंग का एरिया है वो उसकी लिमिट पे पहुंच जाता है, तो उस कारण से हम उस जगह पे फोकस तो कर पाते हैं मगर हम लोग उस कारण से वो फ्रेमिंग नहीं कर पाते जो हमारे दिमाग में है। तो ये बटन हमको ये ऑप्शन देता है कि हम उस सब्जेक्ट पे फोकस करें। उसके बाद अगर हम AE/AF लॉक वाला बटन दबाएंगे तो हम हमारे पूरे के पूरे फ्रेम को रीफ्रेम कर सकते हैं, मगर फोकस वहीं रहेगा जहाँ पे हमने फोकस को लॉक किया था। आप ये सामने वाली इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस एक बुक पे किया गया है, क्योंकि हमारा आइडिया ये है कि फोकस बुक पे ही होना चाहिए, मगर हम उस बुक को पूरे फ्रेम में नहीं चाहते, सिर्फ हम बुक का हिंट यानी थोड़ी सी बुक उस फ्रेम में चाहते हैं। तो हम जैसे ही आप बुक पे फोकस करेंगे उसके बाद AE/AF लॉक बटन दबा के हमने फोकस को लॉक कर दिया। अब उस बटन को दबाकर हम लोग रीफ्रेम करेंगे और तब शटर बटन रिलीज़ करेंगे। तो अब ये हमारा फाइनल फ्रेम है जिसके अंदर फोकस बुक पे ही है, मगर हम रीफ्रेम कर सकते थे क्योंकि AF लॉक बटन का यूज़ किया। अब हम जानेंगे मीटरिंग के बारे में। पहले हम मीटरिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मीटरिंग क्या है? जब पुराने ज़माने में कैमरा के अंदर लाइट मीटर नहीं होते थे तब एक फ़िज़िकल अलग से लाइट मीटर आता था जो कि सीन का या सब्जेक्ट का एक्सपोजर नाप सकता था, और उसका फीडबैक लेके फिर हम कैमरे की सेटिंग में वही फीडबैक यूज़ करते थे और उस हिसाब से फ़ोटो क्लिक करते थे। मगर अब प्रेजेंट सारे डिजिटल कैमरास के अंदर खुद का लाइट मीटर होता है, यानी कि हम किसी भी चीज़ पे फोकस करके या हमारे सीन को हम जब क्लिक करना चाहते हैं तो कैमरा हमको फीडबैक देता है कि इस सीन का या इस सब्जेक्ट का ऑप्टिमल यानी सही एक्सपोजर क्या है। कैमरे के फीडबैक देने के तरीके पे डिपेंडेंट 3 तरह की मीटरिंग होती है, उस हिसाब से कैमरे का फीडबैक चेंज हो सकता है। स्पॉट मीटरिंग, मैट्रिक्स मीटरिंग और सेंटर वेटेड मीटरिंग। स्पॉट मीटरिंग में कैमरा एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सपोजर हमको बताता है। मैट्रिक्स मीटिंग में एक पूरे के पूरे सीन का एक एवरेज एक्सपोजर निकाल के हमको फीडबैक देता है, और सेंटर वेटेड मीटरिंग में हमको एक पॉइंट के अराउंड थोड़ा सा और एरिया मिला के एवरेज एक्सपोजर निकाल के हमको फीडबैक देता है। तो आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ये सामने एक हमारा सीन है जिस पे हम लोग स्पॉट मीटर से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने स्पॉट मीटरिंग का जो पॉइंट रखा है यहाँ पे वो पेड़ों यानी नीचे के लैंडस्केप के ऊपर रखा है, और इसी हिसाब से हमने हमारा फ़ोटो क्लिक किया है। कैमरे के फीडबैक के हिसाब से हमने ऑप्टिमल एक्सपोजर सेट करके ये फ़ोटो क्लिक किया। अब ये नेक्स्ट फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि थोड़ा एक्सपोजर चेंज हो गया है, एक्सपोजर थोड़ा सा कम हुआ है और अब स्काई और लैंडस्केप दोनों ही थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मीटरिंग पूरे के पूरे सीन का एक एवरेज एक्सपोजर निकाल के हमको फीडबैक देती है और उस हिसाब से एक्सपोजर चेंज हुआ है और हमने ये फ़ोटो क्लिक किया है। थर्ड फोटो में आप देखेंगे फिर थोड़ा सा चेंज है और ये तकरीबन मैट्रिक्स और स्पॉट मीटरिंग के बीच में कहीं पे लाई करता है। इसी को फर्दर समझने के लिए हम लोग वापस से एक और एग्जांपल लेते हैं तीनों तरह की मीटरिंग समझने के लिए। ये सामने हमारा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर हम लोग पहला शॉट लेते हैं स्पॉट मीटरिंग के साथ में, एंड आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारा फोकस पॉइंट उस सब्जेक्ट के ऊपर है। तो उस सब्जेक्ट का जो ऑप्टिमल एक्सपोजर है कैमरा उस हिसाब से हमको फीडबैक दे रहा है और ये फ़ोटो जो क्लिक की है उस फीडबैक के हिसाब से क्लिक हुई है। इस फोटो में आप देखेंगे कि जिस सरफेस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है वो सरफेस वाइट है और वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि कैमरे का आइडिया यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ऑप्टिमल एक्सपोजर हमको कन्वे करना था, ना कि उसके आसपास क्या है। सेकेंड फ़ोटो हमने जो लिया है वो है मैट्रिक्स मीटरिंग पे। अब मैट्रिक्स मीटरिंग इस पूरे के पूरे सीन के अंदर जो एवरेज एक्सपोजर है उसको कम्युनिकेट करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें चादर का एक्सपोजर भी काफ़ी ठीक दिख रहा है, मगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो शायद थोड़ा सा डार्क हो गया है। और तीसरी इमेज में आप देखेंगे सेंटर वेटेड मीटरिंग, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था, ये तकरीबन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पॉट, मैट्रिक्स और सेंटर वेटेड मीटरिंग के हिसाब से एक्सपोजर डिसाइड करने में क्या चेंजेस आते हैं। अब हम थोड़ा सा मीटरिंग को और समझते हैं कि हम एक सीन के अंदर मीटरिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम वापस से यही 2 सीन लेंगे और उनमें अलग अलग तरीके से मीटरिंग को अप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला सीन है जिसमें अब हमारा आइडिया ये है कि हम लोग स्काई के ऊपर स्पॉट मीटरिंग करेंगे ताकि स्काई का जो परफेक्ट एक्सपोजर है वो हमको कैमरा कम्युनिकेट कर सके। तो पहले शॉट में आप देखेंगे कि स्काई का एक्सपोजर के हिसाब से हमने स्पॉट मीटरिंग की है
और फ़ोटो क्लिक किया है। दूसरे फ़ोटो में आप देखेंगे कि हमने स्पॉट मीटरिंग ट्रीज़ के ऊपर और नीचे के लैंडस्केप के ऊपर की है, तो वो थोड़ा सा ब्राइटर है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम पहुँच रही है स्काई के मुकाबले। तो कैमरा हमको फीडबैक देता है कि इसमें एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, और इस कारण से जो स्काई है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइट दिख रहा है। अब इस तरह की सीन के अंदर अगर हमको स्काई और लैंडस्केप दोनों को अच्छे एक्सपोजर पे लेना हो, तो या तो हमको 2 फ़ोटोज़ खींचनी पड़ेंगी जिनको हमको पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग में कंबाइन करना पड़ेगा, या फिर हम कुछ फिजिकल चीज़ें होती हैं जैसे फ़िल्टर्स, उनका इस्तेमाल करके ऊपर या नीचे वाले एरिया का एक्सपोजर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर्स जनरली कैमरे के लेंस के आगे लगाए जाते हैं, और वो एक फ़िज़िकल चीज़ है जो एक्सपोजर को ऊपर या नीचे कर सकती है। इसी को हम दूसरे एग्जांपल से वापस समझते हैं कि यहाँ पे हमारा वही ऑब्जेक्ट पड़ा है एक सफ़ेद चादर के ऊपर। यहाँ पे हमने स्पॉट मीटरिंग की है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस हिसाब से कैमरे का फीडबैक आया और उस हिसाब से हमने फ़ोटो क्लिक किया। सेकंड शॉट के अंदर हमने अब स्पॉट मीटरिंग, जिससे कि आप फोकस पॉइंट को देख सकते हैं, वो है चादर के ऊपर। तो क्योंकि ऑलरेडी चादर वाइट है, उसका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ब्राइट है, तो कैमरा फीडबैक देता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना चाहिए ताकि चादर ढंग से दिख सके। बट इस चक्कर में शायद हमारा मेन सब्जेक्ट वो है जो थोड़ा डार्क हो गया। तो इस तरह के एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सपोजर डिसाइड किया जा सकता है। तो फर्दर मॉड्यूल्स में जब भी हम बात कर रहे हैं, या पिछले मॉड्यूल्स में हमने बात की है कि हमने इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सीन को एक्सपोज किया था, तो उसका कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया या सब्जेक्ट पे हमने मीटरिंग के हिसाब से फ़ोटो क्लिक किया था। तो आइए अब जानते हैं ब्रैकेटिंग के बारे में। ब्रैकेटिंग की रिक्वायरमेंट जब होती है जब हम लोग एक पर्टिकुलर सीन या सब्जेक्ट के मल्टीपल एक्सपोजर्स के साथ काम करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स में पहले समझा है कि आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में ज़्यादातर एक्सपोजर में चेंजेस काफ़ी होते हैं, बाहर के सीन में, रूम के सीन में, और अलग अलग लाइट के कई सारे एक्सपोजर्स होते हैं। उसी तरह से लैंडस्केप फोटोग्राफी में भी पेड़ और लैंडस्केप का एक्सपोजर अलग हो सकता है, स्काई का एक्सपोजर अलग हो सकता है, और उसी तरह से कई सारे पोर्ट्रेट और कई सारे एडिटोरियल शूट्स के अंदर भी लाइट के एक्सपोजर सब्जेक्ट के ऊपर और सराउंडिंग्स के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं। तो उस तरह के केस में अगर हमें सारा का सारा सीन अच्छी एक्सपोजर में चाहिए तो हमें मल्टीपल एक्सपोजर्स में शूट करना पड़ता है। उसी तरह की फैसिलिटी को कैमरे के अंदर ब्रैकेटिंग का नाम दिया गया है। इसमें हम लोग कैमरे के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि अब जो हमारा सामने सीन है, जो हम फ़ोटो लेना चाहते हैं जिसकी, उसके हम लोग मल्टीपल एक्सपोजर ले सकते हैं कैमरे को कमांड देके, और वो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन सब शॉट्स के बीच में एक्सपोजर डिफरेंसेस कितने होंगे। क्या सारे शॉट्स एक बेस एक्सपोजर से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, या फिर उसके लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। आइए इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल से। आप सामने वाली इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह का हमारा सीन है, स्काई का, क्लाउड्स का एक्सपोजर अलग है, उसके बाद जो यहाँ पे नाव है उसके नीचे जो शैडोज़ है उसका एक्सपोजर अलग है, और रिवर का एक्सपोजर अलग है। अब ये सारे का सारा डिफरेंट एक्सपोजर एक शॉट के अंदर एक साथ कैप्चर नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ 5 एक्सपोजर लेते हैं, जिसके अंदर एक बेस एक्सपोजर है जिसको 0 एक्सपोजर वैल्यू नाम दे दिया गया है, और उससे नीचे -1 -2 हमारे 2 एक्सपोजर हैं जो उससे नीचे जा रहे हैं यानी डार्कर साइड पे, और +1 +2 जो हमारे एक्सपोजर हैं जो जनरली नाव और उसके शैडो वाले एरिया को अच्छी तरह से एक्सपोज करने के लिए यूज़ हुए हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम कैमरे को कमांड देते हैं कि ये 5 शॉट क्लिक करेगा कैमरा, और 5 के एक्सपोजर अलग होंगे, और उनके एक्सपोजर के बीच में कितना डिफरेंस होगा वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ कैसे हम मल्टीपल एक्सपोजर्स को ब्रैकेटिंग से यूज़ करते हैं। इन 5 डिफरेंट इमेजेस को फाइनली हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग के अंदर एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, और अलग अलग इमेज में से जो एरिया प्रॉपरली एक्सपोज्ड है उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने 7 एक्सपोजर लिए हैं। एक बेस एक्सपोजर हमने डिसाइड किया है, और उससे नीचे के 3 एक्सपोजर हैं, और उससे ऊपर के 3 एक्सपोजर हैं। तो नीचे के जो 3 एक्सपोजर हैं उसमें आप देखेंगे कि स्काई प्रॉपरली एक्सपोज्ड है, और जो ऊपर के 3 एक्सपोजर हैं उसके अंदर हमको डिफरेंट एक्सपोजर मिल गए हैं, इस बिल्डिंग के, उसके सामने के पेड़ों के और रोड के। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर ब्रैकेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कैमरे की जो डायनेमिक रेंज है, डायनेमिक रेंज मतलब वो कैपेबिलिटी की हाइलाइट्स और शैडोज़ में कितना अच्छी तरह से देख पाना, वो हमारी आइज़ की तरह नहीं है। हमारी आइज़ की डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हम लोग सामने के सीन में हाइलाइट्स, शैडोज़, डार्क एरिया, ब्राइट एरिया सब कुछ एक साथ अच्छी तरह से देख सकते हैं। बट कैमरा एक पर्टिकुलर एरिया का ही एक्सपोजर अच्छी तरह से देख सकता है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम लोगों को अलग अलग एरिया की एक्सपोजर अलग अलग लेने पड़ते हैं
और उनको फाइनली साथ में कंबाइन करना पड़ता है। तो आइए अब बात करते हैं कैमरा के शूटिंग मोड्स के बारे में। ब्रॉडली कैमरा के 4 शूटिंग मोड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामेबल मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड एंड मैनुअल मोड। तो प्रोग्रामेबल मोड में हम लोग ISO को डिसाइड कर देते हैं और बाकी की 2 वैल्यूज़ यानी अपर्चर और शटर को कैमरा डिसाइड करता है। अगर हमको अपर्चर या शटर में से किसी को चेंज करना है तो हम कैमरे के डायल के थ्रू कर सकते हैं और उसी हिसाब से कैमरा दूसरी वैल्यू को एडजस्ट कर देता है। उसके बाद आता है शटर प्रायोरिटी मोड, जिसको कि निकॉन में S से डिनोट किया जाता है और कैनन में TV से। शटर प्रायोरिटी मोड में हम लोग शटर को फिक्स कर देते हैं और ISO को हम लोग फिक्स कर सकते हैं और उसी हिसाब से हमारा अपर्चर चेंज होता है। ये उस तरह की चीज़ों में यूज़फुल है जहाँ हमको पता है कि हम मान लीजिए कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को शूट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि कभी भी कैमरा स्लो शटर स्पीड पे ना जाए, तो हम लोग एक शटर वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि ताकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा शार्प रहे और उसी हिसाब से ISO और अपर्चर की वैल्यूज़ चेंज होते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तीसरा है अपर्चर प्रायोरिटी मोड, जिसको निकॉन के अंदर A नाम से डिनोट किया जाता है और कैनन में AV। इस मोड में हम लोग अपर्चर को फिक्स कर सकते हैं और शटर और ISO को कैमरा डिसाइड करता है। बट हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि ISO की लिमिट क्या होगी, कि उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करे ताकि हमारी कैमरे की इमेज क्वालिटी सफ़र ना करे। ये उस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ हमको पता है कि हमको एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ फील्ड में काम करना है एंड ऑल थ्रू आउट हमारे सीन या हमारे शूट के अंदर वो ज़्यादातर वही इस्तेमाल होगा। तो फिर हमें बार बार वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपर्चर को एडजस्ट करना है। उस वाले केस में सिर्फ शटर और ISO अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। लास्ट मोड है जो मैनुअल मोड है, वो हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तक हम जिस तरह से सीख रहे हैं वो सारा मैनुअल मोड ही है, जिसमें आप खुद ISO, अपर्चर और शटर अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। हमारा ज़्यादातर कोर्स मैनुअल मोड के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा एंड मैं एडवाइस करूँगा कि शुरुआत में आप लोग सिर्फ मैनुअल मोड में काम करें ताकि आप सारी सेटिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकें। उसके बाद एज़ पर नीड, एज़ पर सिचुएशन आप शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी, प्रोग्रामेबल और इवन कुछ और ऑटो या सीन मोड्स होते हैं कैमरे में, उनमें शिफ्ट हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं इमेज क्वालिटी ऑप्शंस के बारे में। प्रोफेशनल SLR कैमरास के अंदर हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं कि हम लोग किस किस तरह की क्वालिटी में इमेजेस को ले सकते हैं, जिसमें एक चीज़ तो है कि उसका रेजोल्यूशन क्या होगा और दूसरी चीज़ ये है कि क्या वो रॉ इमेज है या फिर कंप्रेस्ड JPEG इमेज है। रेजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग हमारे ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग हमारे हाईएस्ट रेजोल्यूशन में सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करना चाहते हैं जो हमारा कैमरा ऑफर करता है या उससे कम में क्लिक करना चाहते हैं। तो एज़ पर कैमरा अलग अलग टाइप के रेजोल्यूशन अवेलेबल होंगे एंड आप वो अपने कैमरे के मैनुअल में पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह के रेजोल्यूशन में आपका कैमरा फ़ोटोज़ ले सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की यह है कि हम लोग रॉ इमेज और JPEG कंप्रेस्ड इमेज में क्या डिफरेंस रहेगा। आपका कैमरा आपको ऑप्शन देता है, ज़्यादातर SLR कैमरा आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने इमेज को रॉ फॉर्मेट में क्लिक कर सकें या फिर रॉ प्लस JPEG में क्लिक कर सकें। मैं ज़्यादातर सलाह दूंगा कि आप रॉ प्लस JPEG में क्लिक करें। उससे फ़ायदा ये रहता है कि जब आप अपने फ़ोटोज़ को रिव्यू करते हैं तो रिव्यू के लिए आप लोग JPEG इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है और जिनको रिव्यू करना काफ़ी आसान होता है। और फिर उसमें से जब आप फाइनल सिलेक्शन करके अपनी सेलेक्ट कर लें फ़ोटोज़, तो उस पर काम करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए रॉ इमेजेस फार बेटर होती हैं। रॉ इमेजेस का पर्पज़ ये है कि रॉ इमेजेस सारा का सारा सेंसर के ऊपर पड़ने वाली लाइट की इन्फॉर्मेशन को एक फ़ाइल में स्टोर करके हमें रॉ फॉर्मेट देती है, जबकि JPEG जो इमेज होती है वो कैमरे के अंदर प्रोसेसिंग होके आती है, इसलिए उसका साइज़ छोटा होता है, वो कंप्रेस्ड होती है और उसके अंदर बहुत सारी लाइट और कलर की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। मगर ज़्यादातर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में JPEG में शूट करना इनफ है, बट जब भी आप प्रोफेशनली शूट कर रहे हैं या फिर आप एडिटिंग के अंदर काफ़ी काम करना चाहेंगे तो रॉ इमेज में शूट करना एडवाइजेबल है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कैमरे की ज़्यादातर बेसिक सेटिंग्स काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप अपने कैमरे का मैनुअल लीजिए, अपने कैमरे को लीजिए और इसके मेन्यू में जिस भी तरह की सारी सेटिंग्स हैं उन सबको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कीजिए। बाहर फील्ड में जाइए, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए और सब सेटिंग्स पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बिना इतनी सारी सेटिंग्स को समझना और उनको अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ बाहर खींचिए और अलग अलग सेटिंग्स पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉड्यूल में। नमस्कार।